मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है। हिंदुस्तान में औकाफ मुसलमानों का बहुत बड़ा सरमाया है। लाखों नहीं अरबों की जायदाद औकाफ की शक्ल में मौजूद है, लेकिन अक्सर पर दूसरों का कब्ज़ा है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये दिल्ली का VIP एरिया माना जाता है, लुटियन जोन भी कहा जाता है। ये इंडिया गेट के आसपास जोरबाग का इलाका है और यहाँ की काफ़ी बड़ी तादाद जो करबला की थी उस पर दूसरों ने कब्ज़ा कर रखा था। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब ने जिद्दोजहद करके जंग लड़ करके इसको कब्ज़ा माफिया से आज़ाद करा लिया। पहले हम आपको एरिया दिखा दें कि लोकेशन देखिए कितना ये अहम एरिया है। जोरबाग का इलाका, उधर मेट्रो स्टेशन है, ये सड़क है और इधर पूरी इतनी लंबी चौड़ी जगह है और इसको कब्ज़ा कर रखा था। तो आज हम बात करेंगे महमूद पराचा साहब से कि कैसे उन्होंने इस जगह को आज़ाद कराया और क्या जिद्दोजहद उन्होंने करनी पड़ी। महमूद पराचा साहब, इस जगह की क्या तारीख़ है? मतलब करबला की सरज़मीन थी तो इस पर कैसे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे हज़रत अली का कदम शरीफ है पूरी दुनिया में, और ये करीब 800-900 साल पुरानी करबला है जहाँ पे तैमूर लंग के टाइम से ये करबला है यहाँ पे, और उसको कब्ज़ा किया गया। शुरुआत में तो एक नौकर ने, जो कि जिसे नौकर रखा गया था, उस वही मालिक बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो सरकारी ओहदों पे बैठे लोग थे उनकी मदद से इस पे कब्ज़ा किया गया। तो इसमें कानूनी लड़ाई से भी ज़्यादा जो दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे थे वो ज़्यादा परेशानी का बायस थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस सब में हमें कामयाबी मिली। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे शिया और सुन्नी, क्योंकि इसको शिया सुन्नी बनाने की भी कोशिश की गई, इसको हिंदू मुसलमान झगड़ा भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन सब पे हम सब शिया और सुन्नी जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलके इसमें कार्रवाई की और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दिलाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दुरुस्त करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अरबों रुपए की वक्फ़ की जायदाद है। मैं आपको यहाँ दुरुस्त करना चाहूँगा कि हज़ारों अरब रुपए की जायदादें वक्फ़ की मौजूद हैं हमारे मुल्क में, जो कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की जितने भी जो मसाइल हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आपस में शिया सुन्नी और दूसरे चीज़ों में झगड़े में पड़े रहते हैं। अगर हम शिया सुन्नी एक होके वक़्फ़ की हिफाजत करने में लग जाएं तो हमारी कम्युनिटी दुनिया की, या मेरे ख्याल से दुनिया की तो नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा खुशहाल कम्युनिटी बन जाएगी मुस्लिम। अब मज़ीद वक्त बात करें, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि ये अंजुमन गुलजार हैदरी की ज़मीन है, जैसा कि पराचा साहब ने बताया, और यहाँ देख सकते हैं पत्थर लगा हुआ है काफ़ी पुराना। करबला अलीगंज अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड दिल्ली की तो नहीं पूरी ज़मीन थी जिस पर जानबूझ के कब्ज़ा किया गया था। देखिए पत्थर लगा हुआ, काफ़ी पुराना भी है। यानी ये इसके मतलब मैनेजमेंट ये टीम थी करबला अलीगंज क्या, तो इस पर कब्ज़ा क्या हुआ था। ऊपर बोर्ड भी आप दिखा सकते हैं आपको, तो जिस पर कब्ज़ा क्या हुआ था, और बहुत अहम ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है। और जैसा कि पराचा साहब ने बताया कि हज़ारों अरब करोड़ की ज़मीन जो औकाफ के होते हैं उससे कब्ज़ा किया हुआ। अच्छा पराचा साहब, मतलब इस पर किन लोगों का हाथ हो जो कब्ज़ा कर रखे थे? मतलब कोई सियासी लोग भी इसमें शामिल थे या आम लोग थे? सियासी भी थे, आम भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, खुद शिया कम्युनिटी के भी बड़े बड़े लीडर्स थे और सुन्नी कम्युनिटीज़ के भी बहुत बड़े बड़े जो मज़हबी रहनुमा हैं, उन सब की नज़रें इस पे गड़ी हुई थी। क्योंकि ये जो 2.5 एकड़ की ज़मीन है ये करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ की है, जिस पे आज अगर हमारी कम्युनिटी आज कोशिश करे, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी जगह है, कोई 10-12 एकड़ जगह है और इतनी अहम दिल्ली की जगह पर, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के पूरी दुनिया के मेयार की यूनिवर्सिटी बन सकती है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के मेयार की यूनिवर्सिटी बन सकती है यहाँ पे, जितनी अहम जगह ये है। तो इन ऐसी जगहों पे सिर्फ 17,000 रुपये का किराया आ रहा था महीने का। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ज़्यादती
अल्लाह की ज़मीन पे हो रही है। तो उसके लिए भी अगर हम सब लोग खड़े होके और नहीं लड़ने का तहिया करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा ईमान पूरा नहीं है और हम कहीं ना कहीं ईमान की कमज़ोरी है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में कितनी ऐसी औकाफ की ज़मीन है जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा है या लोगों ने बराए नाम किराया देकर उसको रखा हुआ है? दिल्ली में कितनी जगह है तो फिर एक बहुत ही अजीब बात होगी, क्योंकि हमारी जो पूरी हमने रिसर्च की है उसमें 1/3 दिल्ली की सारी ज़मीन की 1/3 ज़मीन देखा जाए तो दिल्ली की वक्फ़ की है। तो उसके बावजूद भी दिल्ली के मुसलमान परेशान हाल हैं, नौकरियों के लिए सरकारों के आगे हाथ फैलाते हैं, अपने रोज़गार के लिए सरकारों के आगे हाथ फैलाते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमी है। ये इस करबला की एक और मिसाली बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में किसी भी केस में 8 करोड़ रुपए का हर्जाना नहीं देने को मिला, कंपनसेशन, जो कि अभी भी कम है, जिसको ज़्यादा कराने के लिए, क्योंकि हमारी डिमांड तो इससे कहीं बहुत ज़्यादा थी, तो उसको ज़्यादा कराने के लिए अभी मुकदमा डाला जाएगा। लेकिन 7 करोड़ की भी रकम कभी भी किसी भी कोर्ट ने, और इतनी बड़ी ज़मीन भी कभी भी किसी भी कोर्ट से आज़ाद नहीं हुई है। इसकी एक और लज्जत वाली बात यह है कि ये सारी जंग जो है पूरी तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके तहत रह के लड़ी गई है, और इसी लड़ाई को जीता गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कानूनी तरीके से सारे सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी तरीके ही इसमें इस्तेमाल किए गए। अच्छा प्राचा साहब, जो मतलब वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सरकार इसमें शामिल है, तो औकाफ़ की बहाली के लिए इन लोगों का क्या किरदार होता है? ये लोग बराए नाम है या लोग और औकाफ़ की ज़मीन को खाने में लगे रहते हैं? देखिए, इस जजमेंट को ही, जो ये जस्टिस बदर दुरेज़ अहमद की जो ये फ़ैसला आया आर्बिट्रेशन का, बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला है ये, उसको ही अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से जो काबिज़ हैं यहाँ पे उसको ना सिर्फ इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, बल्कि डायरेक्टली ख़ुद वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट तक दिया कि इस ज़मीन को इसी काबिज़ को दे दिया जाए। इस तरह की जब वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयाँ रही हैं, और ये केस मैं वक्फ बोर्ड से बग़ैर पैसे लिए कर रहा था और बग़ैर फ़ीस के, मैं सारे वक्फ के केसेस बग़ैर फ़ीस के ही करता हूँ, तो इसमें ना मैंने कभी फ़ीस ली, और इसमें जब मैं अपीयर हुआ तो ये मुकदमा अच्छे तरह से लड़ा भी गया और जीता भी गया था। इसके बावजूद भी मुझे 3 बार वक्फ बोर्ड ने हटाया गया इस मुकदमे से। लेकिन क्योंकि अंजुमन हैदरी के लोगों ने और मौलाना कल्वे जवाद ने अपनी पूरी इस बात में पूरा तहियम दिखाया और सरकारों को मजबूर किया कि वापस मुझे लगाया जाए, तो मैंने अब भी स्टैंड जिस वजह से हम जीते हैं मुकदमा वो ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो गलत बात कह रही है। जो वक्फ का कानून है, जो वक्फ एक्ट है और जो उसके लीज रूल्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं बात। तो वक्फ बोर्ड की बात खुद वक्फ बोर्ड के वकील यानी मैंने कहा कि हमारे जज साहब को उसको नज़रअंदाज करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्या कह रही है, वक्फ बोर्ड का कानून क्या कह रहा है, वक्फ का कानून क्या कह रहा है, उस पर अमल किया जाए। तो जज साहब ने हमारी ये बात मानी कि भले ही वक्फ बोर्ड जो है गलत बात कह रहा है, कानून के ख़िलाफ़ बात कह रहा है, लेकिन कानून पे अमल होगा, और इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने ये जीत दिलवाई। हमने जैसा कि शुरू में नाज़रीन आपको बताया कि औकाफ़ की बहुत बड़ी जगह है जिस पर कब्ज़ा कर लिया गया था, और हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं चारों तरफ रात का मौसम है, रोशनी कम है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है चारों तरफ से, और तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा जगह है, 2.5 एकड़ जगह है, और इससे पहले भी कई एकड़ पर कब्ज़ा था जिससे आज़ादी मिली थी। तो कुल 7 एकड़ जगह है जिस पर मुख्तलिफ़ वक्तों में अब तक वो आज़ादी नसीब हुई है। फराजा साहब, ये बताइए कि जो इतनी बड़ी जगह पे कब्ज़ा हो गया था तो इसकी मतलब कितनी मिल्कियत है, या जो जिन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा तो कितना इससे फ़ायदा उठा रहे थे? देखिए, इस जगह की कीमत तो अगर आज के हिसाब से नापी जाए तो 40 से 50 हज़ार करोड़ इस सिर्फ 2.5 एकड़ की होगी, और क्योंकि इस तरह की ज़मीन इस इलाके में मौजूद ही नहीं है, मतलब मैसर ही नहीं है, तो वो भी कीमत लगाना सिर्फ एक अंदाज़ा ही है कि ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोग यहाँ पे माली के तौर पे नौकर रखे गए थे, वो जो यहाँ पे रहने वाले बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो साइकिल पे आए थे। आज
उनके पास दिल्ली में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके गांव में जो शाहजहांपुर है यूपी में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वक्फ के किराया देने की बात आती है तो वो लोग ये कहते रहे कि हमारे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है और हम 17,000 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल दे ही नहीं सकते महीने पे। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17,000 रुपये में तो दिल्ली में, इस इलाके में नहीं, दिल्ली के किसी भी इलाके में एक फ़्लैट तक नहीं आता किराए पे। अच्छा, हमारे साथ अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास नकवी मौजूद है, जो इस पूरे केस को लड़ने में आगे रहे हैं और जिन्होंने हमेशा हौसला दिया एडवोकेट पराचा साहब को। अब्बास भाई, ये आपका जो जर्नी है, ये लड़ाई का, ये जंग का कैसा रहा? देखिए, इस लड़ाई के अंदर सबसे जो मेन बात थी वो ये थी कि इसमें खुद हमारी कम्युनिटी के लोग भी मिले हुए थे काबिज़ों के साथ, और उनकी पुष्पनाही पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कर रहे थे। उसमें हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारे रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, वो ईमानदारी से कौम का साथ देंगे, मगर उसमें अहले सुन्नत जमात के चाहे उलमा हों या हमारे उसके हों, उसमें ऐसे लोग थे जो इनके लिए हमदर्दियाँ रखते थे। उन हमदर्दियों के वजह से इस लड़ाई में हमें काफ़ी टाइम लगा, मगर हाँ कि मौलाना कल्बे जवाद साहब की क़यादत और महमूद पराचा साहब की जो लीगल बैटल थी, जिस हिसाब से इन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उसकी वजह से जंग जीत पाए। अदरवाइज़ हम ग्राउंड पर लड़ते रहते, मगर वक्फ बोर्ड ने मक्कारी भरा एफिडेविट दिया कोर्ट में अभी 2016 के बाद कि इस जगह का किराया हमने सर्वे किया है, कुल 27,000 रुपये महीना होना चाहिए, जबकि एक्ट ये बोल रहा है कि इस जगह का किराया सालाना 58 करोड़ होना चाहिए। वो वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, 27,000 रुपये महीना काफ़ी है। मतलब अगर आप देखें तो 3 लाख रुपया, 58 करोड़ पार्लियामेंट का कानून बोल रहा है, और 3 लाख ये मक्कार चोर वक्फ बोर्ड के जो अफसरान बैठे हुए ये कह रहे थे। वो पूरी तरह ताकत लगाई कि वो हम हार जाएं और जो वक्फ के गासिब हैं वो इसका केस जीत जाएं। मगर महमूद पराचा साहब ने, हालांकि ये वक्फ बोर्ड के वकील थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, मैं सच्चाई का साथ दूंगा। ईमानदारी से उन्होंने हक बयानी वहाँ की, और ये बात बाकायदा ऑर्डर में लिखी हुई है। आप ऑर्डर पढ़िएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि किस तरह वक्फ बोर्ड ने अपने ही खिलाफ एफिडेविट फाइल किया था केस हारने के लिए। मगर महमूद पराचा साहब की दलीलों को उस कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा कोर्ट किया गया है, और उसको आपको देखने पे ये अंदाज़ा होगा कि महमूद पराचा साहब का कितना अहम रोल है इस वक्फ जायदाद को बचाने में। अच्छा पराचा साहब, जैसे करबला की ज़मीन थी तो मतलब एक शिया का या मसलकी मामला था, तो आपको लोगों ने बहकाया नहीं, भड़काया नहीं कि आप शियों का क्यों केस लड़ रहे हैं, करबला की ज़मीन है, आप इसमें मत पड़िए? देखिए, ये तो सबसे बुनियादी बात है। अगर शिया और सुन्नी और हमारे जो दूसरे फ़िरके बना दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी तो एक ऐसी कम्युनिटी होगी जिसका कोई जवाब देने वाला ही नहीं होगा पूरे आलम में। तो ये सब चीज़ें तो शुरू से, पहले दिन से ये बोला गया कि आप कि क्यों इनके साथ काम कर रहे हो और सिर्फ आप हट जाओ, क्योंकि ये तो वहाँ पे कोई बेचारा हमारा सुन्नी बैठा है। तो मैंने कहा सुन्नी बैठे हैं लेकिन वो अल्लाह की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ज़्यादा ज़रूरी है या सुन्नी और शिया होना ज़्यादा ज़रूरी है? तो इस तरीके से ही, और फिर हमारे जो सुन्नी उलेमा हैं वो यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ मीटिंगें तक की, तो उस वक़्त भी मुझे सामने आना पड़ा और उनसे कहना पड़ा कि अगर आप शिया सुन्नी यहाँ करोगे तो मैं खुद आके आपको, आपका कान पकड़ के, और ये सुन लें बात जो मौलाना आए थे उनको बता रहा हूँ मैं कि वो आगे भी ध्यान रखें इस बात का कि मैं खुद आऊँगा एज ए सुन्नी होके, मेरा भी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी सुन्नी फैमिली है, तो आपका मौलाना कान पकड़ के यहाँ से धक्का दे के बाहर निकालूंगा। और ये मैं जानबूझ के इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो सुन लें कि ऐसा मैं ऐसा करने जा रहा था अगर वो चुपचाप यहाँ से उस दिन नहीं चले जाता। अच्छा ये बताइए कि औकाफ की आपने एक बड़ी जंग लड़ी वक्फ को आज़ादी दिलाने में, अभी हज़ारों की जगह जो ऐसी अभी भी कब्ज़े में है, दूसरों के कब्ज़े में, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपका क्या आज़म है, क्या इरादा? आपकी जो लड़ाई है यहीं पर रुक जाएगी या जो कामयाबी आपको मिली तो उससे हौसला पा करके आप आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने जब इतनी सबसे मुश्किल लड़ाई इतनी आसान फरमाई है, तो अब हम ये चाहेंगे
के 2 चीज़ों के लिए, और इसके लिए हम एक बड़ी, अभी बहादुर अब्बास साहब आपको बताएंगे भी उस बारे में, एक बहुत बड़ी हम यहाँ पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। उसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा और दुआ भी की जाएगी, और वहाँ से हम ये मुहिम लॉन्च करना चाहते हैं कि एक तो शिया सुन्नी एकता का ये मिसाल बने, और उसके बाद हम जो दिल्ली और पूरे मुल्क भर में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम ऐलान करें यहाँ से कि जितने भी वक्फ चोर हैं, वक्फ खोर हैं, वो उन जगहों को खाली करके भाग जाएं, वरना उनका अंजाम भी बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून और आइन द्वारा हम वो करने वाले हैं जो यहाँ के लोगों का हुआ है, यहाँ के वक्फ खोरों का और वक्फ चोरों का हुआ है। यानी कि करोड़ों रुपए उनको मुआवजे के तौर पे देने पड़ेंगे और पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे। अभी ये 7 करोड़ तो बहुत कम है, सैकड़ों करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और वो जिस हाल में जैसे साइकिल पे आए थे, वक्फ की ज़मीनों की वजह से बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, तो वो वापस साइकिल पे ही जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि वो सारी जगहें वक्फ की जिस पे काबिज जो बैठे हैं वो लोग, वो उनको छोड़ के अभी चले जाएं। ये हम ऐलान यहाँ से 24 तारीख को करना चाहते हैं। एक अहम मुद्दा ये है कि जो औकाफ पर जो कब्ज़ा है दिल्ली में या जहाँ कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कब्ज़ा किए हुए हैं, या वो लोग हैं जो इन जगहों के मुतवल्ली हैं, सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदारान हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये देखना आता है कि वही लोग ऐसे लोगों को बसाते हैं, अपना काम चलाते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं अदा करते हैं। देखिए, और ये अंजुमन हैदरी की मिसाल भी यहाँ दी जा सकती है। आपने एक बहुत ही मुनासिब सवाल पूछा है। जब तक यहाँ पर अंजुमन हैदरी में सही लोग नहीं थे, और मैं तो क्योंकि साफ गोई से बात करता हूँ, तब तक वो जो माली था वो यहाँ मालिक बन के बैठा हुआ था, और अंजुमन हैदरी के लोग जो कि जगह तो अल्लाह ताला की है लेकिन निगहबान थे उसके, वो यहाँ पे उनके नौकरों की तरह उनके सामने बैठते थे। लेकिन जैसे ही एक ईमानदार कमेटी आई, हालात सारे एक दिन में नहीं 1 मिनट में उल्टे हो गए। जो माली था वो फिर माली बन गया, और जो उसके निगहबान थे वो निगहबान बन गए। ये इसमें एक बुनियादी बात है। लेकिन इसके अलावा भी बुनियादी बात यह भी है कि हमारी जो क़यादत है वो भी इन मुतवल्लियों पे, जो कि अपनी इतनी बड़ी दीनी फरीज़े से हट के बेईमानी करते हैं, उनको हमारे जो कायद हैं, मज़हबी कायद भी और दूसरे जो सोशल कायद भी हैं या पॉलिटिकल कायद हैं, वो भी उनकी पुष्ट पनाही करते हैं छोटे छोटे फ़ायदे लेके, और उनको लगाम में नहीं रखते। तीसरी बात यह है कि आवाम वो भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो भी अब ये अल्लाह की ज़मीन के लिए भी, जो कि उनकी फ़लाह बहबूद के लिए है, जो उनकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर कर सकती है, उसके लिए भी वो लोग खड़े होके इन जो मुतवल्ली या जो निगहबान बने हुए हैं इसके, और वो गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह की ज़मीन से अल्लाह से धोखा कर रहे हैं, उनके गिरेबान नहीं पकड़ते, उनको लगाम नहीं लगाते। तो मैं मानता हूँ आवाम की भी, आम पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो हम यही आवाम से भी कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए भी, और अब हर जगह ये कहेंगे कि वो सवाल करें हर एक मुतवल्ली से, हर एक वक्फ बोर्ड से, हर एक वक्फ बोर्ड के ऑफिसर से कि तुम ये हज़ारों करोड़ों की जगह जो हैं उससे क्या रिटर्न आ रहा है और तुम इसमें क्या चोरी कर रहे हो। और कान पकड़ के, चाहे आपका सगा भाई हो या आपके वालिद क्यों हो या कोई भी रिश्तेदार हो, वक्फ की ज़मीन पे से कान पकड़ के सबको निकाला जाए। ये अगर किया गया तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है कम से कम, वो ना सिर्फ इस लायक हो जाएगी कि हर घर में खुशहाली हो, अच्छे रोज़गार हो, पैसा हो, एजुकेशन हो, बल्कि हमारे जो दूसरे गरीब गुरबा कम्युनिटी के लोग हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को भी हम फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं कि वो उनकी फलाह बहबूद के लिए भी कुछ काम करें। हमारे पास इतना सरमाया हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए। ये औकाफ की ज़मीन जो मान लीजिए आज़ाद हो जाएगी, उस पर कब्ज़ा हो जाएगा, तो आम मुसलमानों का इसमें क्या फ़ायदा है या कैसे उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, वो ज़रा बताइए। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में ही टोका था, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास हज़ारों अरब करोड़ की सरमाया ज़मीन मौजूद है तो उस पर कितना बिज़नेस हो सकता है, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल सकती हैं, उसमें कितने हॉस्पिटल्स खुल सकते हैं, उसमें कितने रोज़गार मुहैया कराने की इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, और वो सब ज़मीन के बेसिस पर ही। तो इसका अंदाज़ा शायद अगर लगाने बैठे हम लोग तो सुबह से शाम हो जाएगी, हम लगा नहीं सकते। तो आज जो हमारे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, हाथ फैलाते घूम रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी स्कूल बन पाएंगे इन जगहों पे वर्ल्ड के मेयार के, दुनिया के सबसे मेयारी, और हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं, मॉल्स बन सकते हैं, दूसरे उनको हर एक तरह की फैसिलिटी मिल सकती है। इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि हज़ारों अरब
करोड़ की जगहें हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, कम से कम 50 लाख करोड़ की ज़मीन तो होगी ही होगी। अच्छा बहादुर भाई, इतनी बड़ी जगह आपको मिल गई, ये बहाल हो गई, तो इससे आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे, इसका क्या इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, ये जगह जब हमने इसकी आज़ाद कराने की लड़ाई शुरू की, उस टाइम पे जो लोग पहले कमेटी में थे, उन लोगों ने इन काबिज़ों के साथ मिलकर एक साजिश रची और ये प्रोपेगेंडा किया कि साहब यहाँ पर फ्लैट बन जाएंगे, कोठियाँ बन जाएंगी और वो यहाँ बेची जाएंगी, क्योंकि उनकी नीयत खुद की जो है यही थी, इसलिए उन्होंने यही प्रोपेगेंडा फैलाया। मगर हमने पहले भी वाज़ेह किया था और फिर वाज़ेह कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कौम की फलाह व महबूदी के काम किए जाएंगे। जैसे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, ऐसा कल्चरल सेंटर यहाँ बनाया जा सकता है, जो कौम चाहेगी वो होगा एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है। तो कुछ इरादा आपने बनाया होगा, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज, किस तरह का मतलब? देखिए, मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब हमारे चीफ पैटर्न हैं और आवाम के साथ मशवरा करने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। मगर हाँ, स्कूल के लिए काफ़ी बड़ी पैमाने के ऊपर कौम की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह सबसे पहले यहाँ पर स्कूल की तामीर शुरू की जाएगी। इसका क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है प्राजा साहब? ये इसका, जैसे अब्बास साहब ने भी बताया अभी, मौलाना कल्बे जवाद यहाँ के चीफ़ पैटर्न है और मैं एक बहुत ही गलत काम करूँगा अगर मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब के बारे में चंद लफ्ज़ ना बोलूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर मौलाना कल्बे जवाद जैसे मज़हबी रहनुमा सिर्फ 5 या 10 हो जाए हमारे मुल्क में, तो मुसलमानों की सारी समस्याएं मैं समझता हूँ सालों में नहीं महीनों में ख़त्म हो जाएंगी। और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिस उन्होंने जाहिराना अंदाज में खुद फ्रंट पे रह के बड़े बड़े जो ऐसे लोग थे जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी, उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहकर अंजुमन हैदरी के लोगों को बचाया, वो उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है मैं समझता हूँ। और इतनी बात मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 से 10 मौलाना कल्बे जवाद जैसे सिर्फ हमारे मजहबी कायद हो जाएं तो हम किसी भी हाल से इस पस्तगी में नहीं होंगे जो हमारा हाल है यहाँ पे। दूसरी बात यह यहाँ पे, क्योंकि ये जगह ऐसी है जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क भर में सबसे कीमती जगह है, तो इस जगह से अगर यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा तो वो पूरी दुनिया के मेयार में बेटर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के मेयार का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और लोगों के पास इसको सपोर्ट करने के लिए वसाइल की कमी नहीं है यहाँ तो, बल्कि अभी ये एक वो हो रहा है कि कौन इसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसके लिए भी है, लेकिन उसके लिए भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऐसा, जो कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया के सामने, पूरी कम्युनिटी के सामने हर एक चीज़ क्या किस तरह हो रहा है, इस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से करना भी हम लोगों की और अंजुमन हैदरी की जिम्मेदारी है। उसी तरह से किया जाएगा। लेकिन जो इन लोगों की और अंजुमन हैदरी की और मौलाना कल्बे जवाद ने सारे मुल्क भर के उलेमा को बुला के जो यहाँ पे पूरी एक मीटिंग की थी कि अगर ये खाली होगा तो क्या किया जाएगा, अभी तक जो तजवीज़ आई है, बहादुर अब्बास साहब बताएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की एक तजवीज़ आई है। लेकिन जगह ये इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक पूरी यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी इसमें जगह बाकी रहेगी कि कोई और भी, जैसे अगर इंडिया इस्लामिक सेंटर, मतलब कुल कितनी जगह है पूरी यहाँ जो करबला की मेरे है? ख्याल से यहाँ पे 10 से 12 एकड़ की जगह है मौजूद, तो बहुत बड़ी जगह है जी। और उसका अगर आप देखें मेन रोड पे इतना बड़ा फ्रंट है जिसका कि ये मैं समझता हूँ एकदम इम्पॉसिबल बात है कि इस तरह की बेहतरीन जगह दूसरी ये तो है कि वाकई बहुत बड़ी जगह। लेकिन मुख्तार साहब, पहले जो काबिज था आपके, उन्होंने नर्सरी लगाई हुई थी, तो आज़ादी के बाद भी लग रहा है आपने उसी काम को शुरू कर दिया फ़ौरन। देखिए, जो काबिज था उसके आने से पहले भी यहाँ नर्सरी थी। इस नर्सरी का नाम गुलजार हैदरी था। तो उन्होंने कब्जा करके यही काम शुरू किया? नहीं, उनको नौकर रखा गया था यहाँ पर। हमारी जो नर्सरी थी, अंजुमन हैदरी के जो ये मौला अली का लक़ब है हैदर, तो उनके नाम पर इसका नाम था कि हैदर का हज़रत अली का
गुलजार, क्योंकि ये फूल और ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा जो है आपको जो खुशी और अच्छा फीलिंग देती हैं, उसी को सोचते हो गुलजार हैदरी यहाँ बनाया गया था। उसमें नौकर रखा गया था, नौकर चला गया है, मगर जो हैदर का गुलजार था वो मौजूद है और इंशाअल्लाह जब तक भी इसकी और कोई यूटिलाइजेशन शुरू नहीं होती है तो इंशाअल्लाह गुलजार हैदरी कायम रहेगा। तो नाजरीन, जैसा कि हमने बताया, हमारे एडवोकेट महमूद पराचा साहब ने बताया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बताया कि अरबों खरबों की जगह थी जिस पर कब्ज़ा किया हुआ था और उनको नर्सरी का नौकर और मुलाजिम बना करके लाया गया था, लेकिन बाद में मालिक बन बैठे और उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। अब आज़ादी मिली है। महमूद पराचा साहब ने पूरी जंग लड़ी है। पराचा साहब के बारे में एक तारुफ बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदुस्तान के बहुत ही निडर, बेबाक और बेखौफ वकील माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो दहशतगर्दी का मसला है, जब से मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फंसाया गया तो उसका सबसे पहला मुकदमा लड़ने वाले महमूद पराचा साहब है, जिन्होंने फ्री में मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, दीगर अदलिया में, और बताया कि जो मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फंसाया गया है, सब बेगुनाह है, सब बेकसूर हैं। एक साजिश के तहत इन्हें इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है और अब जो अदालतों का फ़ैसला आ रहा है, कई साल बाद सब अब जेलों से निकल रहे हैं कि बेगुनाह है, बेकसूर है, तो उसका पहला क्रेडिट पराचा साहब को जाता है। तो आपने देखा कि औकाफ़ का मसला है, औकाफ़ की कैसे आज़ादी हो सकती है, औकाफ़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस सिलसिले में आप कमेंट में हमें अपना मशवरा भी दीजिए, अपनी राय लिखिए। औकाफ़ के सिलसिले में हम मज़ीद कुछ अच्छी गुफ्तगू आपके सामने लेकर आएंगे। औकाफ़ की जो दीगर जगह हैं, जैसे दिल्ली में एक फतेहपुर एक मस्जिद की जगह है, बहुत कीमती जगह है, उसके चारों तरफ दुकान है, जिसकी एक दुकान का किराया कम बेश तो मंथली 1 लाख रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये उसका किराया मिलता है। और ऐसी कई सारी जगह हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल्स बताएंगे, सर्वे बताएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस फतह से, इस जीत से हौसला पा करके महमूद पराचा साहब एक नई जंग शुरू करने जा रहे हैं कब्ज़ा माफियाओं के ख़िलाफ़। इसलिए अगर आप में देखने वाले में कोई ऐसे हैं या अगर आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त, अहबाब में ऐसे कोई हैं तो आप उनको ख़बरदार कर दीजिए कि महमूद पराचा साहब उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millattimes.com।